अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। और आगे भी आपको हमारे वीडियोस इसी तरह से मिलते रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। और ये इस का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है साइंस 2। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। जैसे कि मैंने आपको बताई, खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, इसका ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 इसके पहले आप लोग ज़रूर देखिए, तभी जाकर आपको पार्ट 4 समझ में आएगा। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि एंजाइम्स, माइक्रोबायल एंजाइम्स जो है किसे कहते हैं, और खुर्दबीनी हयाती खामरे जिसे कहते हैं। कीमियाई सन्नत में आजकल केमिकल रिएक्शंस की बजाय माइक्रोबायल एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि खामरे जो है मखसूस अमल ही अंजाम देते हैं। इसके अलावा गैर ज़रूरी जो है केमिकल रिएक्शंस नहीं बनते और गैर ज़रूरी हासिलात नहीं बनते, और तखलीस के अमल में भी खर्च बहुत कम होता है। इसलिए आजकल खुर्दबीनी हयाती खामरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात, बेकिंग प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों की तैयारी में, और कपड़े, डिटर्जेंट वगैरह की तैयारी में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, लेदर इंडस्ट्रीज़, कॉस्मेटिक्स वगैरह की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोबायल एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो यूजेस ऑफ एंजाइम्स जैसा मैं अभी बता रही थी, और हमने लास्ट वीडियो में भी देखे कि चीज़ की तैयारी में, ब्रेड और पाव की तैयारी में, फिर हमने देखे थे कि वाइन की तैयारी में, अल्कोहल की तैयारी में, वॉशिंग पाउडर में, बेबी फूड्स वगैरह में किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, ये हम लास्ट वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। फिर हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में मालूमात हासिल की थी। एंटीबायोटिक्स ये ज़िद्द हयातिया क्या होते हैं? ये दरअसल मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और फफूंद के ज़रिए हासिल करदा ज़िद्द हयातिया की वजह से इंसान और दीगर हैवानात के जो है कई अमराज पर काबू पाया जा चुका है। और मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िद्द हयातिया जो है आजकल मार्केट में अवेलेबल है, और इनकी मदद से जो दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे जिस्म में होते हैं उन पे काबू पाया जाता है, लेकिन इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं उससे आगे खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए आलूगी पर काबू, माइक्रोबायल पोल्यूशन कंट्रोल। तो हम ये जानते हैं कि आलूगी जो है आज के ज़माने में सबसे बड़ा मसला बन चुका है। हम अपने अतराफ़ में डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट देखते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला उभर कर सामने आ रहा है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे आलूगी का मसला भी बढ़ता जा रहा है। तो खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए इस आलूगी पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, वो आज हम देखेंगे। खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए आलूगी पर काबू, माइक्रोबायल पोल्यूशन कंट्रोल। आबादी के बढ़ने के साथ साथ ही कचरा, गंदा पानी, मुख्तलिफ़ आलूगियों की मकदार में भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ फैलने वाली बीमारियां और इससे माहौल की बर्बादी एक बैनुल अक़वामी मसला बन चुका है। खुसूसन आबादी के ज़्यादा गुंजानपन से भारत जैसे मुल्क के शहरों में मसाइल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन मसलों को बर वक्त और मुनासिब तरीके से अगर हल नहीं किया गया तो तमाम जानदारों की अगली नस्ल के लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाएगी।
तो आइए अब हम देखेंगे कि खुर्दबीनी जानदारों के माहौली किरदार के बारे में मुताला जो है हम इस सबक में हासिल करेंगे। इस बात से तो आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि बायोगैस प्लांट कंपोस्ट खाद बनने के ज़रिए ठोस कचरे की नक्कासी के लिए खुर्दबीनी जानदारों की मदद ली जाती है। ये हमको पता है कि बायोगैस प्लांट्स जो होते हैं या कंपोस्ट खाद जब बनाई जाती है तो इस तरह का जो घरों से निकलने वाला जो ठोस कचरा है, जो ग्रीन लेकिन होता है, गीला कचरा जो होता है, सब्ज़ी तरकारियों की डंठल वगैरह ऐसे तमाम चीज़ें जो होती हैं, उसकी नक्कासी के लिए खुर्दबीनी जानदारों की मदद ली जाती है। उनकी मदद से जो है ये डिग्रेड होते हैं और ज़मीन में मिल जाते हैं और इस तरह से बायोगैस और कंपोस्ट खाद हासिल होती है। लेकिन जहाँ पर कई टन कचरा रोज़ाना जमा होता हो तो वहाँ इस कचरे की मुनासिब निकासी किस तरह से की जाती होगी। जैसे हमारा मुंबई जो है शहर है, ये बहुत गुंजान आबादी वाला शहर है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आबादियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस तरह से कई टन कचरा जो है रोज़ जमा होता है। तो यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े शहरों में कचरे की मुनासिब निकासी का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़मीन को भरने की जगह या लैंड फिलिंग, शहरों में जमा होने वाला तहलील शुदा कचरा इस तरीके में इस्तेमाल होता है। शहरी आबादी से काफ़ी दूर खुली जगह पर गड्ढे करके उसमें प्लास्टिक के इस तरह से अस्तर लगाए जाते हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ताकि कचरे के गंदे या जहरीले मायात जज्ब होकर उससे वहाँ की मिट्टी आलूदा ना हो। ठीक है, मतलब मज़ीद नीचे की मिट्टी जो है आलूदा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें नीचे इस तरह जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो प्लास्टिक के बड़े बड़े अस्तर लगाए जाते हैं और फिर उस पर कचरा लाकर जो है वहाँ भरा जाता है। इसको क्या कहते हैं? लैंड फिलिंग कहते हैं। दबा हुआ कचरा कंप्रेस वेस्ट तैयार शुदा गढ़ों में डाला जाता है। अच्छा देखिए, ये कचरा जो है यहाँ पर दबा हुआ कचरा लिखा हुआ है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आपके घर के बाहर जब कचरे की गाड़ी आती है तो वो गाड़ी में कचरा भरने के साथ साथ ऊपर से एक मशीन जैसी लगी होती है जो बार बार कचरे को दबा रही होती है। तो ये कचरे को इस तरह से दबाया जाता है ताकि इस तरह जब उसे लैंड फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसमें आसानी हो। तो कंप्रेस वेस्ट जो है इन तैयार शुदा गढ़ों में डाला जाता है। इस पर मिट्टी, लकड़ी का भूसा, हरा कचरा यानी आधी सड़ी हुई घास वगैरह खुसूसी हयाती केमिकल की तह में जो है इसको डालते हैं। कुछ जगहों पर बायो रिएक्टर्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से ये अमल तेज़ी से होता है। कचरा और मिट्टी या तह बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले खुसूसी मादे यहाँ के खुर्दबीनी जानदार इन कचरों को तहलील करते हैं। गड्ढे जो है पूरी तरह भरने के बाद मिट्टी का ऊपर से लेप लगाया जाता है और इसको बंद किया जाता है, यानी एक ऊपर से मिट्टी का गिलाफ तस्वीर में आप देख सकते हो वो डालकर इसको बंद करते हैं। चंद हफ्तों बाद इस जगह बहुत आला दर्जे की खाद तैयार हो जाती है। खाद बनाने के लिए खाली की गई ज़मीन को फिर से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे बताया गया है कि ये एक ज़मीन भरने की जदीद जगह या लाइन फिलिंग है ये, और आबी सतह की देखरेख के लिए नीचे कुआं आप देख सकते हो। और वो जो आलूदा माए हैं उसका ज़ख़ीरा नीचे किया जाता है, उसको पाइप के ज़रिए बाहर निकाला जाता है और ये आलूदा मायात पर बाद में अमल किया जाता है। कचरा वहाँ अंदर भरा जाता है, ऊपर से मिट्टी का गिलाफ लगाया जाता है और फिर यहाँ पर मीथेन गैस तैयार होती है। उसको दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बतौर ईंधन उसका इस्तेमाल होता है और जो नीचे बाकी बच जाता है वो अच्छे आला दर्जे की खाद तैयार होती है। देखिए ये लैंडफिल साइट आप देख सकते हो, कंटेंट्स decaying organic waste from farms, kitchen, gardens, restaurants, markets। नीचे लाइनर लगाया जाता है, ब्लू कलर में आप लाइनर देख रहे हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दोनों गैस तैयार होती है और इनका इस्तेमाल बतौर ईंधन किया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं गंदे पानी का इंतज़ाम या सेवेज मैनेजमेंट।
गांव में हर घर का गंदा पानी ज़मीन या बायोगैस के प्लांट में छोड़ा जाता है, लेकिन बड़े शहरों में जमा होने वाला गंदा पानी प्रोसेस सेंटर में जाता है। इस पर माइक्रोबायल अमल किया जाता है। देखिए, गांव में आबादी कम होती है और गांव के बाहर के इलाके में ज़मीन भी खाली मौजूद होती है, जहां पर इस तरह से बड़े बड़े बायोगैस प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए काफ़ी खाली ज़मीन दरकार होती है। तो वहाँ पर गांव का गंदा पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन बड़े शहरों में इस तरह की खाली ज़मीनें अतराफ़ में मौजूद नहीं होती, हर तरफ इमारतें ही इमारतें बन चुकी हैं और शहरों में जमा होने वाला गंदा पानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आबादी यहाँ ज़्यादा होती है। तो ये गंदा पानी जो है प्रोसेस सेंटर में ले जाया जाता है। इस तरह के प्रोसेस सेंटर होते हैं जो यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस पर माइक्रोबायल अमल किया जाता है। गंदे पानी के किसी भी मुरक्कब का तजज़िया करने वाले, इसी तरह कॉलरा, पेचिश, मयादी बुखार के बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले खूरदबीनी जानदार जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप माइक्रोब्स देख सकते हैं इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वो गंदे पानी के कार्बनी अशिया को तहलील करके मीथेन और CO2 को आज़ाद करते हैं। फिनाइल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया गंदे पानी में इंसान के बनाए हुए जीनोबायोटिक केमिकल को तहलील करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोब इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर पर ट्रीटमेंट किया जाता है खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए, और इस तरह से जो नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार है वो इनको ख़त्म करते हैं और फिर हमें जो है साफ़ पानी हासिल होता है। नीचे भी आप देख सकते हो इंजेक्ट किए जा रहे हैं माइक्रोब्स इसमें। ये पोल्यूटेड वाटर है, माइक्रोब्स यहाँ पे बताए गए हैं, ये कंटेमिनेंट्स दिखाए गए हैं। फिर इन कंटेमिनेंट्स पर ये माइक्रोब्स जो है अमल करते हैं और ये क्या करते हैं, ये होते हैं एंजाइम्स, खुर्दबीनी खामरे। और इस अमल के दौरान क्या होता है, CO2 गैस और मीथेन गैस आज़ाद होती है, जिसका इस्तेमाल बतौर ईंधन किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। क्या होता है, पहले स्क्रीनिंग होती है, ये देखा जाता है कि कितना ज़्यादा पानी गंदा है। फिर उसके बाद ग्रिट रिमूवल, फिर उसके बाद जो है प्राइमरी सेडिमेंटेशन, टैंक में इसको डाला जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी स्टेज पर इसमें खुर्दबीनी हयाती खामरे शामिल किए जाते हैं। फिर इसको फाइनल सेटलमेंट टैंक में डाला जाता है और फिर वहाँ से जो है स्लज हैंडलिंग एंड डिस्पोजल होता है। इस पूरे अमल के दौरान स्लज या कीचड़ भी तैयार होता है। तो इस अमल में तहनशीन होने वाला कीचड़ या जो स्लज होता है उसको खाद के तौर पर दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर ऐसे ही एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का हिस्सा बताया गया है, स्लज का डिपार्टमेंट, जहाँ पे ये पूरा कीचड़ जो है जमा हो रहा है। तो इसको दोबारा से बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से खुर्दबीनी हयाती अमल होने के बाद खारिज होने वाला पानी माहौल के लिहाज से ख़तरनाक नहीं होता है। यानी ये तमाम वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद जो पानी हासिल होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना वो पहले था। तो गंदे पानी से आलूदा माहौल के जानदारों के इलाज के लिए खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है और ये जो कीचड़ भी इस अमल में बच जाता है ये बतौर खाद बाद में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसी तरह का एक ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बताया गया है। ट्रीटमेंट सेंटर आप देख सकते हो, पाइप्स टेक्स वाटर टू ट्रीटमेंट सेंटर तक पाइप से पानी गंदा लाया जाता है। स्क्रीनिंग स्टेज बताया गया है। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज, फाइनल ट्रीटमेंट स्टेज। 3 स्टेज में ट्रीटमेंट होता है वाटर पर और फिर ये जो साफ़ पानी है, फ़िल्टर वाटर है, इसको नदियों में छोड़ दिया जाता है। अब देखते हैं साफ़ टेक्नोलॉजी या क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में। इंसान ने टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत तेज़ी से पेशरफ्त की है, बहुत ज़्यादा जो है तरक्की की है, लेकिन ये भी हकीकत है कि माहौल की आलूदगी की शरह भी उसी तेज़ी से बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी से
हमारा तारुफ हो रहा है उसी के निस्बत से आलूदगी भी बढ़ रही है। आइए देखते हैं कि खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके फ़िज़ाई, ज़मीनी और आबी आलूदगी को किस तरह काबू में रखा जा सकता है। इंसान के ज़रिए तैयार करदा केमिकल का खात्मा करने की सलाहियत खुर्दबीनी जानदारों में कुदरती तौर पर होती है। इस सलाहियत का इस्तेमाल करके हाइड्रोकार्बन और दीगर केमिकल्स तब्दील किए जाते हैं। यानी ये इंसान की तैयार करदा केमिकल का खात्मा करने की सलाहियत जो है वो खुर्दबीनी जानदार में होती है ऑलरेडी। और जो खुर्दबीनी जानदार जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है और इसके अलावा दूसरे और बहुत सारे खुर्दबीनी जानदार हैं, ये ऑटोमेटिकली अमल करते हैं हमें हमारी ज़मीन को साफ़ करने में और हमारी ज़मीन को हरा भरा ग्रीन अर्थ रखने में, जो आप तस्वीर में नीचे देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताई कि इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंजेक्ट किए जाते हैं माइक्रोब्स और उस दौरान कंटेमिनेंट्स होते हैं, माइक्रोब्स का उस पर अमल होता है और फिर रिकवरी होती है और हमें एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल इन खुर्दबीनी जानदारों की वजह से हासिल होता है। चंद खुर्दबीनी जानदार ईंधन से गंधक या सल्फ़र को अलहदा करते हैं। ठीक है, कुछ खुर्दबीनी जानदार होते हैं जो ईंधन से गंधक सल्फ़र अलहदा करते हैं। यहाँ पर इस तस्वीर में जो है आप देख सकते हो कि डीज़ल है, ईंधन है, ये एक बायोमास और ये वाटर और ये बैक्टीरियल स्लज नीचे बाकी बच गया, ऊपर हवा है। तो जब इसमें इस डीज़ल में ईंधन मिलाया गया तो और खुर्दबीनी जानदार इस इस ईंधन में जो है गंधक मिला हुआ होता है और जब इसमें खुर्दबीनी जानदार डाले जाते हैं तो वो जो स्लज है उसकी सूरत में ये अलहदा हो जाते हैं और ईंधन से गंधक या सल्फ़र अलहदा होता है और इस अमल में पानी भी तैयार होता है, बैक्टीरियल स्लज अलहदा हो जाता है और खालिस ईंधन हमें हासिल होता है। हल्की किस्म की धातों में तांबा, लोहा, यूरेनियम और जस्त जैसी धातें माहौल में जंग आलूदा होती हैं। हम देखते हैं कि हमारे अतराफ़ में जो है लोहे के या तांबे के गेट्स होते हैं, पाइप्स होते हैं और जब ये हवा के और पानी के कांटेक्ट में आती हैं तो इस पे जंग लग जाता है ना, रस्ट आ जाता है। तो इसको जंग से बचाने के लिए थायोबैसिलिस यहाँ पे आप देख सकते हैं और सल्फोलोबिस जरासीम की मदद से इन धातों को जंग लगने से पहले मुरक्कबात में जो है ये उसे तब्दील कर देते हैं। यानी ये दोनों खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है इन तमाम धातों को जंग लगने से बचाने के लिए। समंदर के किनारे तेल मिले हुए पानी और हज़ारों मुर्दा मछलियों के बारे में खबरें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी या देखी होंगी। तो ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर जो है न्यूज़ में देखते हैं कि समंदर के करीब या साहिल के करीब कहीं पर पानी में तेल का जो जहाज़ था वो उलट गया, जिसकी वजह से पूरे समंदर का पानी आलूदा हो गया, हर तरफ तेल ही तेल फैल गया। इसकी वजह से ये होता है कि समंदरी जो हैवानात होते हैं उन पर इसका बहुत बुरा असर होता है। हज़ारों की तादाद में समंदरी जानदार, मछलियाँ मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? समंदर में जब मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर पेट्रोलियम तेल का रिसाव होता है तो ये तेल आबी जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और जहरीला हो सकता है। पानी पर तैरने वाले तेल की तह को तकनीकी तरीके से दूर करना आसान नहीं है, लेकिन एल्केनिवोरकिस, बैरकोमेनेसिस और सेडोमोनास बैक्टीरिया में, नीचे आप ये दोनों बैक्टीरिया देख सकते हैं, उनकी तस्वीरें बताई गई हैं, इनमें दीगर केमिकल को ख़त्म करने की सलाहियत मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये तेल की तह को ख़त्म करने के लिए इन बैक्टीरिया के ग्रोह का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इस तरह से होता है कि कहीं पर तेल जो है वो पानी में शामिल हो गया है तो ये तेल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है समंदरी जानवरों के लिए। तो आप तस्वीर में भी यहाँ पर देख सकते हो ऑयल पार्टिकल्स हैं और ये माइक्रोब्स और एंजाइम्स इसमें छोड़े गए हैं। तो ये ऑयल
माइक्रोब्स और एंजाइम्स क्या करते हैं, इन ऑयल पार्टिकल्स को देखिए इस तरह से आप येलो कलर में देख सकते हैं, ब्लैक में ऑयल पार्टिकल्स है, ये इनको घेर लेते हैं और फिर इनको ख़त्म कर देते हैं। इनको हाइड्रोकार्बोनिक क्लासिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है इनको HCB कहते हैं। HCB हाइड्रोकार्बन को तहलील करके इस कार्बन का ऑक्सीजन से मिलाप किया जाता है और इस अमल में आप यहाँ पर देख सकते हो CO2 और H2O तैयार होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और पानी तैयार होगा जो कि समंदर के पानी में मिल जाता है। और इस तरह से ऑयल पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। और ये दोनों बैक्टीरिया आप यहाँ पर देख सकते हो। माइक्रोब्स ईटिंग गल्फ ऑयल, ये जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं ये एक्चुअल में जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं उनको खा लेते हैं, उनकी ग़िज़ा ये बन जाते हैं और इस तरह से ये समंदर के पानी से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया बताए गए हैं और ये पूरा अमल जो है किस तरह से होता है आप देख सकते हो। पानी की तह पर ब्लैक कलर में ऑयल बताया गया है और नीचे जो है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बैक्टीरिया जब इसमें शामिल किए जाते हैं तो इसका किस तरह से अमल होता है और ये बैक्टीरिया किस तरह से ऑयल पार्टिकल्स को ख़त्म कर देते हैं और इस अमल में CO2 और H2O रिलीज़ होता है। और ये एक चक्कर है हम कह सकते हैं जो चलता रहता है जब तक ये पूरे ऑयल पार्टिकल्स ख़त्म नहीं हो जाते। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को ये पता होगा कि हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं ये प्लास्टिक जो है डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, यानी ये प्लास्टिक की तहलील नहीं होती जल्दी और ये दोबारा से ज़मीन का या मिट्टी का हिस्सा नहीं बनते। ये प्लास्टिक कई करोड़ों सालों तक जूं के तूं वैसे ही मौजूद होते हैं, इसलिए माहौल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन आजकल एक प्लास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक की बोतलें खासकर इस मटेरियल से बनाई जाती हैं जो है PTP, पॉलीथिलीन ट्रेफेलाइट पॉलिस्टर। इस कीमियाई शय से जो है प्लास्टिक की बॉटल्स तैयार की जाती है और आजकल ज़्यादातर शहरी कचरे में इसकी बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है क्योंकि शहरों में जो इस तरह से पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर्स होते हैं, बिस्लरी का पानी जिसे हम कहते हैं बॉटल्स में मिलता है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गाँव की बनिस्बत शहरों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसकी तादाद कचरे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसे कि हमें पता है कि ये प्लास्टिक जो है डिग्रेडेबल नहीं होते, इसलिए ये माहौल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आजकल ये बात दरियाफ्त हुई है कि नीचे आपको जो एक माइक्रोब नज़र आ रहा है आइडोनेला सैकीएनेसिस, ये विब्रो किस्में हैं। ये किस्म जो होती है माइक्रोब्स की, खुर्दबीनी जानदार की, ये PTP को तहलील करने का काम करती है। ठीक है, यानी ये जो PTP है इस तरह की जो प्लास्टिक्स होती हैं इसको तहलील करने का काम ये करती हैं। इसी तरह कचरे में मौजूद जो रबर होता है उसको तहलील करने की सलाहियत एक्टोमेनाई सेटेसिस में होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस में होती है, नार्केडेरिया और एक्टिनोप्लेंसिस नामी फफूंद की किस्मों में ये सलाहियत पाई जाती है। तो आजकल क्या होता है, इस तरह से आपने अक्सर देखे होंगे कि या तो प्लास्टिक की बोतलें जमा करके इनका दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें पिघलाकर दोबारा प्लास्टिक की नई अशिया तैयार की जाती है जिसे रिसाइकलिंग कहते हैं, या तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है या फिर इस तरह से इन खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल करके इन्हें तहलील किया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि मादनी कानों से निकाली गई अशिया और तेज़ाबी बारिश में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है जिसकी वजह से मुजस्समे, पुल और इमारतों की धातु फरसूदगी होती है। हम देखते हैं अक्सर कि जो धाती मुजस्समे बनाए गए हैं उनका रंग काला पड़ रहा है या उनकी धातु की फरसूदगी हो रही है, उनमें टूट फूट हो रही है। तो ये होता है तेज़ाबी बारिश की वजह से, क्योंकि तेज़ाबी बारिश में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एसिड मौजूद होता है। तो एसिडोबिलिस
और फेरोऑक्साइडनस बैक्टीरिया और एसिडोफिलम बैक्टीरिया। एसिडोफिलम ऊपर आप देख सकते हो, एसिडोफिलम SPP, और एसिडोबिलस नीचे ग्रीन कलर में आप ये बैक्टीरिया देख सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया के लिए सल्फ्यूरिक एसिड तवानाई का ज़रिया है, इसलिए तेज़ाबी बारिश की वजह से होने वाली ज़मीनी आलूदगी पर ये बैक्टीरिया काबू पाते हैं। तो अगर मुसलसल एसिडिक रेन होती रही, तो ये जो एसिडिक रेन है ये किस वजह से होती है? जो मादनी कान से निकलने वाली जो अशिया हैं और जो जहरीला धुआं है, ये जब आसमान में ऊपर जाता है तो इसकी वजह से एसिड रेन होती है। और एसिड रेन्स जो होती है वो ना सिर्फ मुजस्समे और धाती अशिया की फरसूदगी करती है, बल्कि इसकी वजह से ज़मीनें बंजर हो जाती है, प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वाटर सोर्सेज जो है वो भी ख़राब हो जाते हैं ज़मीन में। जैसे मैंने बताई कि ज़मीनें जो है बंजर हो जाती हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़मीन की आलूदगी पर काबू पाते हैं और इस तरह से एसिड रेन के जो बुरे असरात हैं उससे ये ज़मीन को और माहौल को बचाने का काम करते हैं। जौहरी तवानाई के प्रोजेक्ट से माहौल में छोड़े जाने वाले फजलात और बल्कि मुलम्माकारी के अमल में पैदा होने वाले मादों में मौजूद यूरेनियम के नमक पानी में हल पजीर होते हैं। जियोबैक्टर नामी बैक्टीरिया इन यूरेनियम के नमक को गैर हल पजीर नमकियात की शक्ल में तब्दील करके ज़मीन में मौजूद पानी के ज़ख़ीरों में मिलने से रोकता है। तो ये जो यूरेनियम तैयार होता है, ये यूरेनियम नमक पानी में हल पजीर होता है और अगर ये पानी में हल हो जाएगा तो ये हमारे लिए नुकसानदा हो सकता है। तो ये जो जियोबैक्टर नामी बैक्टीरिया है जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, ये इसको पानी में हल होने से रोकते हैं। तो यहाँ पर भी जो जौहरी तवानाई के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनसे। अब देखते हैं खुर्दबीनी, जानदार और ज़राअत। ज़राअत हम देख सकते हैं कि बहुत अहम फ़ेल है। हमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, फसलों में, हर चीज़ जो है हमें अनाज, फल, सब्ज़ी, तरकारियाँ ज़राअत से ही हासिल होती हैं। तो इनमें खुर्दबीनी जानदार किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होते हैं? खुर्दबीनी जानदारों के टीके, माइक्रोबायल इनोक्यूलेंट्स। खमीर के अमल से कुछ खुर्दबीनी जानदारों के टीके बनाए जाते हैं। तो हम अक्सर ये सुनते हैं ना कि जो है इंजेक्शंस दिए गए हैं, प्लांट्स को इंजेक्शंस दिए गए या फ्रूट्स को इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो बीजों को बोने से पहले इन पे तुगज़ियाती टीकों की फुहार की जाती है। ये जो हम कहते हैं ना इंजेक्शंस, ये वही हैं। जबकि कई टीके जो है नबातात में डाले जाते हैं। टीके में मौजूद खुर्दबीनी जानदार नबातात में ग़िज़ाई मादों के बढ़ने में मदद करते हैं। नबातात में ग़िज़ाइयत का दर्जा बढ़ता है और नामियाती खेती करते वक्त मस्नूई नाइट्रोजनस एसिडोबैक्टर मिले हुए मायात इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं तस्वीर में बताया गया है, ये माइक्रोबायल इनोक्यूलेंट्स हैं, यानी खुर्दबीनी जानदारों के टीके हैं। और इस तरह से इन्हें मिलाया जाता है, दरख्तों में मिलाया जाता है ताकि बेहतर फसल हासिल हो सके और जो फसल हासिल हो वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और इन्हें कीड़े मकोड़ों से इनकी हिफाजत हो। इसके अलावा बीजों पर भी तुगज़ियाती टीकों की फुहार की जाती है। कीमियाई खादों की वजह से होने वाले ज़मीनी आलूदगी को इस चीज़ से रोका जाता है। ज़राअत के पेशे में कीमियाई हशरात कुछ दवा और जरासीम कुछ दवाओं में फ्लोरसेटामाइड जैसे कीमियाई मादे मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। वो दीगर नबातात और जानवरों के लिए ख़तरनाक होते हैं। इंसान में जल्दी अमराज के बाज़ बनते हैं। मिट्टी में मौजूद इस किस्म के हशरात कुछ दवाओं को खुर्दबीनी जानदारों की मदद से ख़त्म किया जा सकता है। तो कीमियाई जब खाद का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा होता है तो ज़मीन की आलूदगी होती है और ज़मीनी आलूदगी को जो है इस चीज़ से रोका जा सकता है। तो ये जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं तो ये इस मिट्टी में मौजूद इस किस्म की हशरात कुछ दवाओं को ख़त्म करने में मदद करते हैं ताकि इसकी वजह से दीगर जल्दी अमराज से बचा जा सके।
अब देखते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स यानी हयाती जरासीम कुश दवाओं के बारे में। बैक्टीरिया और फफूंद से हासिल होने वाले और फसलों के कीड़े मकोड़े बीमारियों के जरासीम का खात्मा करने वाले मायात बैक्टीरिया से हासिल होने वाले टॉक्सिन्स हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से बराह रास्त नबातात में दाखिल की जाती हैं। कीड़ों के लिए ये जहरीली होने से कीड़े इन नबातात को नहीं खाते हैं और बैक्टीरिया के जैसे ही फफूंद और वायरस की किस्मों का इस्तेमाल हयाती हशरात कुछ दवाओं के तौर पर होता है। हमें पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात के पत्ते खाने वाले लार्वे होते हैं, कीड़े होते हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके पूरे पूरे पत्ते जो है वो खा लेते हैं। तो इस अमल में क्या किया जाता है, जो नबातात हैं उनको बराह रास्त उनमें दवा दाखिल की जाती है। क्रॉप इज़ इन्फेक्टेड बाय दीज काइंड ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स, और ये बायो इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उन फसलों में शामिल हो जाते हैं और जब कीड़े मकोड़े जो हैं इन्हें खाते हैं तो ये कीड़ों के लिए जहर का काम करते हैं और फिर कीड़े उन्हें खाकर मर जाते हैं। तो फफूंद पर अमल होने से मिलने वाली ज़ीली पैदावार स्नाइपनोसेड हयाती हशरात कुश है, यानी ये बायो इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर काम करती है। एक बात हमेशा जहन में रखिए कि कचरा भरने के लिए फ़िलहाल इस्तेमाल होने वाली हयाती तनाज़ुल पज़ीर यानी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पॉलीलैक्टिक एसिड होती है। ज़रूरत के वक्त ही जो है हमें ऐसी अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें अपने माहौल को इससे तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हम पर है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे मैंने बताई कि प्लास्टिक जो है वो अज़ खुद तनज़्ज़ुल पज़ीर नहीं होती है, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, वो लाखों करोड़ों सालों तक वैसे ही जो है हमारे माहौल का हिस्सा बनी हुई रहती है और इस तरह से माहौल को आलूदा करती है। तो ये डिग्रेडेबल कब होती है, जब इसमें मखसूस किस्म के खुर्दबीनी खामरे शामिल किए जाएंगे, माइक्रोब्स शामिल किए जाएंगे उसी वक्त। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें जिसकी वजह से हमारे माहौल को नुकसान हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको जो कुछ बताया गया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को के बारे में और हमारे चैनल के बारे में बताइए। आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम नए जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।